नमस्कार बच्चों, देनदारों तथा लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, ये टॉपिक हम अभी जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक उदाहरण 11 नंबर उदाहरण हम समझते हैं। 1 जनवरी 2017 को किसी व्यापारी की पुस्तकों में अशोध ऋण खाते प्रावधान खाते का शेष 1200 रुपये बचा हुआ है। वर्ष भर में आपने 1000 रुपये के अशोध ऋण खाते में लिखे हैं 1000 रुपये, यानी कि 2017 के जो अशोध ऋण 2017 में हुए हैं वह है 1000 रुपये, और कुल देनदार 31 दिसंबर को आपको दिए गए हैं ये 20,000 हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो देनदार हैं ये 31 दिसंबर को दिए गए हैं, तो इनमें से ये 1000 रुपये ऑलरेडी अशोध ऋण के घटाए जा चुके हैं। तो ये 20,000 बचे हैं, इन पर 5% की दर से आपको इस साल के आखिर में प्रोविज़न करना है, यानी कि अशोध ऋण प्रावधान खाता जो बनता है उसका शेष इस साल कितना बचना चाहिए, 20,000 का 5%। ठीक है। ऐसे ही 2018 में अशोध ऋणों की राशि दी है, कुल देनदार 31 दिसंबर को कितने बचे हैं और उन पर किस दर से अशोध ऋण के लिए प्रावधान करना है। ये 2019 में भी 500 रुपये वेट डेट है, देनदार बचे हैं वर्ष के अंत में 12,500, और इन पर 5% की दर से आपको बनाना है। 3 वर्षों के आवश्यक लेजर खाते बनाने हैं, फिर इन खातों के बैलेंसेस को लाभ हानि खाते में या चिट्ठे में दिखाना है। तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बनाएंगे और वो बैलेंस यहाँ उतारेंगे जो इन्होंने दे रखा है। अशोध ऋण प्रावधान खाते का बैलेंस कितना, 1200, ये जनवरी 1 को उतार लिया जाएगा। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि साल भर में आपने जो अशोध ऋण के लिखे हैं वह कितना लिखा है, 1000 रुपये। अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि वर्ष भर में 1000 रुपये अशोध ऋण खाते में लिखे गए, तो आप यही बैलेंस यहाँ पर लिख लेंगे 1000 रुपये का। कहाँ, बैड डेट्स अकाउंट में। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैड डेट्स अकाउंट में यहाँ 1000 रुपये लिखे गए। ठीक है। फिर चूँकि इन्होंने कहा है कि आपके जो देनदार हैं साल के आखिर में वह हैं 20,000 और इसका 5% आयोजन कीजिए। तो 20,000 का 5% अगर आप निकालें तो कितना होगा, 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 5% उसका भी आधा यानी कि 1,000 होगा, और ये बैलेंस के तौर पर बचना चाहिए। तो आपने बैड डेट्स के तौर पे साल भर में दिखाए हैं 1000 रुपये, जो इस साल बैलेंस बचना चाहिए वो 1000 बचना चाहिए। तो दो ये बैलेंसेस हैं 1000, इनका टोटल होता है 2000, यही इधर लिख लीजिए। पहले से बैलेंस आपका है 1200 का, यानी कि आपकी साल के आखिर में जो टोटल चाहिए बैड डेट्स के 1000 रुपये हो चुके हैं, और नया जो बैलेंस होना चाहिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में वो 1000 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 2000 डेबिट साइड का टोटल है, यही इधर लिखेंगे। 1200 पहले से है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नई रकम आप निकालेंगे और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो 800 होगी। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर विच यू गेट फ्रॉम बाय डिडक्टिंग 1200 फ्रॉम 2000। ठीक है, ये 1200 घटाएंगे 2000 में से तो 800 आ जाएगा। अब ये 800 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इस साल जो आपने एंट्री की होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट, वो 800 से की होगी। तो ये पहले साल का हो गया। यही बैलेंस आप, ये जो 1000 रुपये का बैलेंस आपने बैलेंस सीडी किया हुआ था, यही बैलेंस आप उतारेंगे यहाँ 1000 रुपये। ठीक है। फिर इस साल बैड डेट्स कितना है ये देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है। 2018 में जो बैड डेट्स है वो है 850, तो यही 2018 का, और जो देनदार हैं वो 25,000 के हैं, याद रखिएगा। इन पर 5% की दर से आपको बनाना है। 25,000 के देनदार हैं, 5% की दर है। बैड डेट्स हैं 850 2018 में, तो बैड डेट्स 850 यहाँ उतार लेंगे। जो देनदार थे उनका 5% निकालेंगे, तो 5% कितना आएगा बताइए खुद ही। देनदार कितने थे आप देख लीजिए, 25,000 के देनदार हैं, तो 25,000 का अगर आप 10% निकालें तो 2500 होता है, उसका भी आधा कर लेंगे तो 1250 हो जाएगा। तो ये बैड डेट्स का बैलेंस कितना बचना चाहिए, बैड डेट्स फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में 1250, 850 और 1250, इनको जोड़ेंगे तो 2100 आ जाएगा। यही टोटल यहाँ लिख लीजिए। पहले से बैलेंस 1000 था, तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो 2018 में ट्रांसफ़र करना रहेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में, वह होगा 1100 रुपये। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस साल का जो बैलेंस सीडी था 1250 वो आप यहाँ उतारेंगे 1250 जनवरी 1 को, और उसके बाद में इस साल के जो बैड डेट्स हैं वह कितने हैं, 2019 के 500 रुपये इस साल के बैड डेट्स हैं,
12,500 के देनदार हैं और 5% की दर से अशोध ऋण के लिए प्रावधान करना है। तो जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में किया उसी के पैटर्न पर सबसे पहले जो इस साल के बैड डेट्स हैं वह कितने हैं? इस साल के बैड डेट्स हैं 500 और 12,500 का 5% निकाल लीजिए, वो आ जाएगा कितना? 1375। ठीक है, एक सेकेंड जरा, लेट मी सी। ये 12,500 है, हाँ 12,500 ही है। 5% की दर से अशोध ऋण के लिए एक अतिरिक्त आयोजन करना है। तो ये समझ लीजिए कि 5% की दर से अशोध ऋण के लिए इसमें एक लैंग्वेज, एक शब्द बढ़ा दिया है, अतिरिक्त आयोजन करना है। इससे तात्पर्य यह है कि अगर आप देखें ये 12,500 है, तो 12,500 का अगर आप 5% निकालते हैं तो वह आएगा 625। देखिए बहुत सिंपल है, मैं बता दे रहा हूँ। 12,500 का अगर आपको 10% निकालना हो, किसी भी संख्या का 10%, एक जीरो हटा दीजिए तो 1250 बचेगा। लेकिन चूंकि 5% निकालना है तो 1250 का आधा कर लीजिए तो ये 625 आएगा। क्योंकि इसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि ये अतिरिक्त बनाना है, यानी कि ये आपको बनाना ही है, ये बैलेंस के तौर पर नहीं छोड़ना है। इसके लिए इन्होंने शब्द यूज़ किया है अतिरिक्त आयोजन करना है। और ये शब्द इन्होंने इससे पहले ना तो 17 में यूज़ किया है ना ही 18 में यूज़ किया है। हर बार ये बोलते रहे हैं कि 5% की दर से अशोध ऋण के लिए आयोजन कीजिए। यहाँ पे भी बोला है 5% की दर से अशोध ऋणों के लिए आयोजन कीजिए। यहाँ बोला है 5% की दर से अशोध ऋण के लिए अतिरिक्त आयोजन कीजिए। इसका मतलब है कि ये जो 5% आएगा 12,500 का, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस से एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में। तो कर दिया। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, जो बैलेंस था वो तो आपने यहाँ उतारा ही है 1250, ये तो पिछला बैलेंस था। फिर इस साल 31 दिसंबर को आप 625 जो अतिरिक्त होना चाहिए था, ठीक है, 12,500 का 5%, ये आपका अतिरिक्त आ जाएगा 625। और बैड डेट्स पहले से 500 था, तो ये जो बैलेंस बचेगा 1375, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ये है, ठीक है, 1375। यानी कि यहाँ 1250 और 625 इन दोनों को जोड़ेंगे 1875 आएगा। यही 1875 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर 500 जब 1875 से घटाएंगे तो जो बचेगा वह होगा 1375। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? हमेशा हम बैलेंसिंग जो प्रोविज़न बनाते थे, जितना भी देनदारों का 5% आता था वो इधर लिखते थे पहले, फिर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये अमाउंट हुआ करती थी। लेकिन चूँकि क्वेश्चन में लास्ट वाले ईयर में 2019 में ये कहा गया कि बैलेंसिंग फिगर जो है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसमें अतिरिक्त प्रोविज़न की बात की गई थी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से वह प्रोविज़न पूरा का पूरा उस साल बनाना रहेगा। तो ये तो रहा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। अब बैड डेट अकाउंट अगर आप समझें तो ये बहुत आसान है। बैड डेट जो आपने जिसका प्रावधान किया है वह जाहिर सी बात है इसकी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ पर पहली एंट्री जो पहले साल का बैड डेट 1000 है वो हुई होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेट अकाउंट के डेबिट साइड में सन्ड्री डेटर्स लिख दिया है। ऐसे ही हर साल की जो बैड डेट्स रही है वो टू सन्ड्री डेटर्स यहाँ लिखा गया है। और ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र जब होता है तो इसकी एंट्री होती है प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, तो वही यहाँ कर दिया गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे कैसे दिखाते हैं इसे समझिए। 2019 का केवल जो अंतिम साल है उसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है और उसी की बैलेंस शीट बनाई गई है, इसे 2019 लिख लीजिएगा। खैर, तो 2019 में आपके बैड डेट कितने थे? 500 थे। जो आपने नया प्रोविज़न बनाया है वो 1375 था और प्रोविज़न फॉर बैड डेट जो ओल्ड था वो 1250 था। यानी कि जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट का बैलेंस होता है वो आप यहाँ लिख देते हैं और जो बैड डेट होता है वो डेबिट साइड में आता है, जो प्रोविज़न होता है वह भी डेबिट साइड में आता है। इसे लिखने का एक और तरीका हो सकता है, अगर आपको वह समझ में आए, मैं कोशिश करके बता रहा हूँ, अगर आप समझ सकें। आप क्या करते हैं कि ये जो बैड डेट होता है ये आप लिखते हैं, फिर ये न्यू प्रोविज़न जोड़ देते हैं और जो आता है 1875
उसमें आप लेस कर देते हैं ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न कितना है 1250, तो ये 1250 घटा देंगे, जो बाहर बचेगा वो अमाउंट के कॉलम में बाहर लिखा जाता है। ये सब अंदर गणनाएँ करते हैं आप यहाँ पर्टिकुलर्स के कॉलम में। 1875 और 1250 का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। ऐसे केस में ये राइट साइड में एंट्री नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो बात अभी कम समझ में आई हो तो जैसे यहाँ लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपने यहाँ लिखा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो ओल्ड बैलेंस था वो यहाँ लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए, अब अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स हमारे 12,500 के थे। इसमें जो भी नया प्रोविज़न हम बनाते हैं हर साल, वह प्रोविज़न घटा दिया जाता है, ठीक है। तो 12,500 था तो 13,175 जो है वह घटाया जाएगा, 11,125 बचा रहेगा देनदारों का। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपका ये उदाहरण नंबर 11 है, जिसमें हमने ये भी जाना कि हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को कैसे दिखाते हैं। तो ओल्ड प्रोविज़न का बैलेंस इधर दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो नया बनाया है वो 1375 या 500 जो भी है वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में देनदारों से जो प्रोविज़न की रकम होती है वो घटा के दिखाई जाती है। चलिए आगे आते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स समझने के बाद जो डेटर्स होते हैं उन पे हम जो छूट देते हैं, छूट हमें पता है कि हम जो भी देनदारों को माल जब उधार बेचते हैं तो हम ये चाहते हैं कि माल हमने जो भी उन्हें बेचा है उसका पैसा, उसकी देनदारी जल्दी से अदा हो जाए। तो उसके लिए हम उन्हें कैश डिस्काउंट का ऑफ़र देते हैं। उनमें से कुछ देनदार जो कैश डिस्काउंट चुन लेते हैं, जिनको नकद छूट दी जाती है, उनके लिए हम अपने यहाँ एक छूट खाता खोलते हैं, ठीक है। छूट खाता अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये बेसिकली नॉमिनल अकाउंट होने के नाते ये साल के आखिर में अंतिम खाते बनाते समय लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। चूँकि हम ये जानते हैं कि जो भी छूट होगी वह हर साल देनदारों को दी ही जाएगी, तो जैसे भविष्य में जो भी लॉसेस होने होती हैं हम ऋणबाध्यता के सिद्धांत के अनुसार उनका प्रावधान करते ही हैं, तो हम इसका भी प्रावधान यहाँ पे करेंगे। और इसके अंतर्गत हम चाहे तो छूट खाते को डायरेक्टली लाभ हानि खाते में अंतरित करें, जैसे कि पहले हम बैड डेट्स के मामले में करते थे, ठीक है। और चाहे तो हम इसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करने की जगह पहले से ही एक खाता बना लें, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। जैसे पहले हम बैड डेट्स को सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, फिर हमने एक प्रावधान खाता बना लिया तो बैड डेट्स को हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करने लगे। ठीक उसी तरह से डिस्काउंट एक लॉस है, जैसे बैड डेट्स एक लॉस होती है। तो जिस तरह से बैड डेट्स को हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर साल मेंटेन करते हैं, सिमिलरली डिस्काउंट को प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में ट्रांसफ़र करेंगे या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाएंगे। तो इसे कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं। ये समझ लीजिएगा कि जो हम प्रोविज़न बनाएंगे उस प्रोविज़न में जो डिस्काउंट ऑलरेडी दी जा चुकी है वह तो घटेगी ही, जो जो बैड डेट्स दिया जा चुका है वह तो घटेगा, साथ ही जो प्रोविज़न बनाया जा चुका है डेटर्स पे डाउटफुल डेट्स के लिए वह भी घटा करके जो धनराशि बचती है उस पर हम डिस्काउंट के लिए जो प्रावधान हमें बनाना है उसका प्रतिशत अप्लाई करते हैं। कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन से जानेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए उदाहरण नंबर 12 में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2019 को किसी व्यापारी की तलपट में कुछ शेष हैं। पहला शेष है देनदार हैं 12,000 के और लेनदार भी हैं 15,000 के। देनदारों पर आपको 5% अशोध ऋण के लिए, फिर देनदारों और लेनदारों पर आपको 2% छूट के लिए आयोजन करना है। तो एक तो अशोध ऋण के लिए 5% करना ही है, जो हमारा पुराना टॉपिक है, हम पढ़ चुके हैं पहले से। फिर देनदारों पर ही नहीं, लेनदारों पर भी 2% छूट के लिए आयोजन करना है। भाई आप किसी को कैश डिस्काउंट देंगे
तो आप कहीं से कैश डिस्काउंट प्राप्त भी तो करेंगे, आप भी तो किसी से उधार खरीदते हैं, आप भी तो किसी के देनदार रहे होते हैं। तो जानिए कि कैसे करते हैं इसका लेखा। सबसे पहले हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाएंगे। तो जब कभी भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हमेशा क्रेडिट ही होता है। सिमिलरली प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट भी हमेशा क्रेडिट होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब रही बात कि ये रकम कैसे आई, है ना? तो रकम कैसे आई 600, आइए जानते हैं। देखिए हमारे कुल देनदार कितने हैं? 12,000, ठीक है। 5% की दर से आपको अशुद्ध ऋण बनाना है, तो 12,000 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 निकाल लीजिएगा। 12,000 का 10% निकालें तो 1200 होगा, 5% 1200 का आधा यानी कि 600 होगा, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये 228 कैसे आया, इसे जानने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले आपने ये जो 12,000 हैं इसमें से डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा? 12,000 में से जो आपने प्रोविज़न बनाया है वह कितना बनाया है? 600। तो ये घटा दीजिए तो कितना बचेगा? ये बचेगा 11,400। 11,400 का अगर आप 1% निकालें तो ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो काट दीजिए तो बचेगा 114। लेकिन अगर ये 1% निकालना हो तो किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो उसमें अगर 2 जीरो लगे हुए हैं तो जीरो काट दीजिए, या अगर डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट वर्ड ले आइए। तो अभी यहाँ पे 11,400 में दशमलव कहाँ लगा है? यहाँ पे। तो ये दशमलव यहाँ से हट के 2 स्थान इधर प्लेस हो जाएगा तो 114 बचेंगे। ये अगर 1% निकालना हो, लेकिन चूँकि हमें 2% निकालना है तो 2% इसका 2 गुना हो जाएगा। 114 का 2 गुना क्या होगा? 228, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको करना क्या है कि 12,000 में से 600 घटा देने हैं जो कि आपने प्रोविज़न बनाया है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की एक रकम जो होती है वो देनदारों में से घटा दी जाती है। तो 12,000 में से प्रोविज़न की रकम 600 घटाई है आपने, और ये रकम घटाने के बाद जो बचा है 11,400, इसका 2% निकालेंगे और ये जो आएगा इसी को हम बोलेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 228। तो कुल मिला के 600 और 228, 828 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 828 से आपने डेबिट कर दिया। इसके बाद में दूसरी एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का जो नेचर है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का उसका अपोजिट नेचर है, उल्टा नेचर है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है वह बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट से लिखा जाता है, और रूढ़िवादिता के सिद्धांत का एकमात्र अपवाद एक्सेप्शन यही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लॉसेस का प्रावधान किया जाता है, फ्यूचर प्रॉफिट का प्रावधान नहीं किया जाता है अकाउंटिंग बुक्स में। लेकिन ये एक ऐसा भविष्य का होने वाला लाभ है जो छूट आपको मिलेगी लेनदारों पर, जिसका प्रावधान यहाँ किया जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि रूढ़िवादिता के सिद्धांत का इकलौता अपवाद कौन सा है, तो आप बोलेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री अपोजिट होगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ था यहाँ पे और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है इसे आप डेबिट करेंगे, और CRS जो है ये क्रेडिटर्स है। आपसे कहूँगा कि क्रेडिटर्स पूरा लिखिए, बढ़िया रहेगा। क्रेडिटर्स जो है वह प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो होगा वह डेबिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम की तरह मानी जाएगी। तो ये 300 रुपये यहाँ पर बनेगा। ये 300 कैसे बनेगा, आइए ये भी जानते हैं। देखिए जो लेनदार हमारे दिए गए हैं वह कितने दिए गए हैं? लेनदार हमारे दिए गए हैं 15,000। 15,000 का अगर 1% निकालना हो तो 2 जीरो हटाइए, कितना बचेगा? 15,000 में 1 जीरो हटाएंगे 1500 बचेगा, एक और जीरो हटाएंगे तो 150 बचेगा। उसका 1% 15,000 का तो 150 है, लेकिन 2% निकालना है तो 150 का 2 गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 300। तो देखिए ये डिस्काउंट की एंट्री जो आपने की है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के लिए जो प्रावधान किया है
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 300 से किया गया। अब अगर ये दोनों खाते बनाने हो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट जो हम बनाएंगे वह कैसे बनेगा, वह जितना इस साल है 600 आपने ट्रांसफ़र किया है तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी, आपने ऊपर एंट्री की ही है, उसी की लेजर पोस्टिंग कर देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया गया था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट जो है वह बेसिकली क्रेडिट ही किया जाता है हमेशा, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 600 आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स जो है ये भी क्रेडिट हुआ था तो बाई P&L अकाउंट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स जो है यह बेसिकली डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट टू P&L अकाउंट, इनकी रेस्पेक्टिव अमाउंट जो आपने अभी कैलकुलेट की वो लिख दी जाएंगी और इस तरह से ये अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, एक और है उदाहरण नंबर 13, इसे भी समझते हैं। उदाहरण नंबर 13 है, किसी व्यापारी के तलपट में 31 दिसंबर 2019 को निम्नलिखित शेष दिए गए हैं। कुल देनदार हैं 20,000 के, कुल लेनदार हैं 16,000 के, अशुद्ध ऋण दिए गए हैं 600 हैं, उन पे जो छूट प्राप्त हुई है वह 250 है, जो छूट देय है वह 300 है, यानी कि छूट जो हुई हैं वह भी दे दी गई हैं। पिछले वाले सवाल में छूट हुई कितनी है इस साल वो नहीं दिया गया था, ये दो चीज़ें नई ऐड की गई हैं। अच्छा, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान पहले से 1200 है, देय छूट के लिए प्रावधान पहले से 456 है और प्राप्त छूट के लिए प्रावधान पहले से 350 है। आपको कुल देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण के लिए, देनदारों और लेनदारों पर 2.5% छूट के लिए आयोजन करना है। आपको आवश्यक लेजर खाते बनाने हैं। 2019 में लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठी में इन अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान को, अशुद्ध ऋण को, छूट को और छूट के लिए प्रावधानों को कैसे और कहाँ दिखाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अशुद्ध ऋण खाता। तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो अशुद्ध ऋण कितने के हैं, 600 रुपये के। तो सबसे पहले काम हमें जो करना है वह क्या करना है, वह जो 600 रुपये है उसकी एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री हुई होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। तो बैड डेट अकाउंट बना रहे हैं, ये डेबिट हुआ तो डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, अपोजिट में लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स, जो था इसके आगे अकाउंट लिखना चाहिए 600 रुपये, क्योंकि यही रकम है 600। और इस साल आप जो प्रावधान बनाएंगे वह कितना बनाएंगे ये समझिएगा। इस साल जो आप प्रावधान बनाएंगे वह देनदारों का बनाएंगे कितना, 5%। ठीक है, तो देनदारों का जो 5% होगा वह प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में आएगा। लेकिन उससे पहले हम इस खाते को चलिए निपटा देते हैं। ये जो इस साल का 600 हमारा बैड डेट्स रहा होगा, इसे हम राइट ऑफ कैसे करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो चूँकि जनरल एंट्री में बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में गए और क्या लिखा, अपोजिट में जो था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। हर साल का जो बैड डेट्स होता है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिया जाता है। ये 600 था, 600 ही करके ख़त्म कर दिया गया। आइए जानते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट कैसे बनाएंगे। इसका जो बैलेंस दिया गया था 1200 वो क्वेश्चन में है, वो हम यहाँ पे उतार लेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन में 1200 रुपये इन्होंने कहा है, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान 1200 है। अब आपको जो अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है उसकी दर कितनी है, उसकी दर है 5%। ठीक है, देनदार कितने हैं 31 दिसंबर को, 16,000 है। तो 16,000 का अगर आप 5% निकालो तो कितना आएगा, चलो बताओ। 16,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आना चाहिए, एक सेकंड। हाँ, तो अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान 1200 पहले से है, तो सबसे पहले हम यहाँ 1200 उतार लेंगे। कितना, ये जनवरी 31 को, जनवरी 31 हो गया है मेरे ख्याल से, जनवरी 1 यहाँ होगा क्योंकि जनवरी से शुरुआत जब होगी तो जनवरी 1 होना चाहिए। बिल्कुल 1 जनवरी कर लेंगे। फिर इन्होंने जो कहा है वह ये कि कुल देनदार जो हैं इन पे 5% अशुद्ध ऋण के लिए आपको प्रावधान करना है। ठीक है, हाँ, तो बच्चों अगर आप देखें कुल देनदार कितने हैं हमारे, कुल देनदार हैं हमारे 20,000। 20,000 का 5% अगर निकालेंगे तो आएगा कितना, 1000।
तो आप इस साल बैलेंस कितना छोड़ेंगे, 1600 के बैड डेट्स थे, तो कुल मिला के 1600 हुआ डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट के। और पहले से जो बैलेंस है वो कितना था, पहले से जो बैलेंस है वो 1200 था, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आप अमाउंट लेंगे प्रोविज़न के लिए वो होगी 400। इस तरह से प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट बन जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी इसी तरह से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इस साल जो डिस्काउंट है वो इन्होंने बता रखी है 300 है, तो डिस्काउंट अलाउड जितनी होती है वो भी देनदारों पर लगती है। इस साल की जो डिस्काउंट अलाउड है वो कितनी है, 300। तो आपने ये 300 यहाँ उतार लिया है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, ठीक है। इसे राइट अप कहाँ से करेंगे, इसे आप बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से राइट ऑफ करोगे, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे बनेंगे, वैसे ही जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया है आपने, इसका बैलेंस उतारेंगे 456, ये क्वेश्चन में दिया गया है। जो डिस्काउंट अलाउड आपने राइट ऑफ की है वो 300 की है, और जो बैलेंस आएगा वो 475। ये कैसे आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो आपके देनदार थे वो कितने थे, 20,000 के, ठीक है। इस 20,000 में से आप जो 20,000 है, इस 20,000 में से आप क्या करेंगे, 1000 घटाएंगे जो आपने इस साल का प्रोविज़न बनाया है, तो बचेगा कितना, 19,000, ठीक है। 19,000 का कितना, 2.5%। अगर 19,000 का आप 2.5% निकालेंगे, निकाल लीजिएगा, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये 475 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो प्रोविज़न हम बनाते हैं देनदारों की कुल रकम में से प्रोविज़न घटा देते हैं, घटी हुई रकम पर जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट के लिए रेट दी गई है वो रेट हम अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कि हमें इस साल प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाना है। वो 475 कैसे आया, ये यहाँ पे है, इसे एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। इसे जब लिख लेंगे 475, तो टोटल आएगा डेबिट साइड का 775, यहाँ उतारेंगे, और 456 जो पहले से प्रावधान खाते में है उसे घटाने के बाद 319 नई रकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को देख लें। तो डिस्काउंट रिसीव जो आपको हुई है वह इन्होंने क्वेश्चन में 250 दे रखी है, तो आपने इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स में ट्रांसफ़र किया होगा, यहाँ क्रेडिटर्स लिखना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स 250। इसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स में राइट ऑफ करते हैं। पहले से जो इसका बैलेंस बना हुआ है वह हम देख लें, 350 प्रोविजन अकाउंट में पहले से दिया गया है। लेनदार जो हैं वह कितने के दिए गए हैं, क्वेश्चन को देखें फटाफट। लेनदारों की रकम है 16,000 के लेनदार हैं, और छूट वही 2.5% बननी है। तो 16,000 का अगर आप छूट निकालेंगे 2.5%, तो बेसिकली कितना हो जाना चाहिए, 16,000 पे 2.5% अगर आप निकालेंगे तो 160, जस्ट मिनट, एक सेकेंड, इसे देखना रहेगा। लेनदार हैं 16,000 के, और जो प्राप्त छूट है वो 250 है, और जो लेनदारों के लिए जो छूट के लिए प्रावधान है वो 350 है, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स में ये 250 रुपये, 350 रुपये पहले से बैलेंस का था, ठीक है। 250 आपने राइट ऑफ किया है, और जो इस साल आएगा वो 16,000 का 2.5% रहेगा। अगर आप 16,000 का 2.5% निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये 400 होगा। निकाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो जब ये 400 आएगा तो 650 इधर का टोटल हो गया, वही लिखा, 350 पहले से बैलेंस था, तो 300 नया बैलेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। ये बन गया आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और फाइनली इसके बाद में हम इसे कैसे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखने के लिए आप समझिएगा कि बैड डेट्स इधर दिखाते हैं। बैड डेट जितना होता है साल भर में वो पहले लिखा जाता है, फिर हम इसमें नया प्रोविज़न इस साल का ऐड कर देते हैं 1000, ये टोटल 1600 आ गया। जो पहले से ओल्ड प्रोविज़न बना हुआ था 1200 वो घटा देते हैं, और जो 1600 और 1200 का डिफरेंस आता है वो 400 यहाँ लिख दिया जाता है अमाउंट के कॉलम में बाहर।
ठीक है। डिस्काउंट अलाउड जो है इसके लिए भी आप क्या करते हैं, जितना डिस्काउंट अलाउ किया है वो 300 था, नया प्रोविज़न आपने 475 का बनाया है, टोटल हो गया 775। ओल्ड प्रोविज़न जो पहले से था 456, ये घटाने के बाद 319 लिखा जाएगा। इसी तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड में आपने 250 डिस्काउंट रिसीव किया है, जो नया प्रोविज़न बनाया 400, टोटल 650 हुआ, ओल्ड प्रोविज़न घटाया 350, तो बाहर 300 आएंगे। ये वो रकम होती हैं जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाते के आगे दिखाई हैं रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। अगर आप देखेंगे 400, 319 और 300 यही रकम दिखाई गई हैं। तो इसीलिए ये लेजर पोस्टिंग जैसा मान लीजिए, इनसे इन खातों में बैड डेट्स अकाउंट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट में यहाँ लिखना चाहिए प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, यहाँ लिखना चाहिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, यहाँ लिखना चाहिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट। तब आप पाएंगे कि ये लेजर पोस्टिंग के नियमों के अनुसार एकदम फिट बैठता है, क्योंकि आपने एंट्री जो की होगी वो क्या की होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट 400 से एंट्री की होगी। ठीक है, यहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 319 से एंट्री की होगी। यहाँ आपने एंट्री की थी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस 300 से। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी की लेजर पोस्टिंग है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, सन्ड्री डेटर्स में से 20,000 के सन्ड्री डेटर्स थे, प्रोविजन नया घटाएंगे 1000, जो बचेगा 19,000, उसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट घटाएंगे 475, बाहर बचेगा 18,525। लेनदारों में से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट घटा देंगे 400, 15,600 ये बचेंगे। इस तरह से आपने बच्चों आज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, उसकी जनरल एंट्री कैसी होती है वो समझे, लेजर पोस्टिंग कैसे करती हैं वो देखा, और इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये भी जाना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।